अस्सलाम वालेकुम, मुझे कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज हम 9th क्लास की केमिस्ट्री अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस चैप्टर 5 की एक्सरसाइज देखेंगे फॉर उर्दू मीडियम। हमने लास्ट प्रीवियस लेक्चर में चैप्टर 5 के एक्सरसाइज के एमसीक्यूज देखे थे, शॉर्ट क्वेश्चन देखे थे। आज हम तमीरी फिक्र पर मबनी सवालात देखेंगे। सो लेट्स जस्ट सी द फर्स्ट क्वेश्चन। कहते हैं आम जिंदगी में होने वाली तबई तब्दीलियाँ नीचे लिखी गई हैं। कहते हैं ये तबई तब्दीलियाँ जो हमारे इर्द गिर्द आम जिंदगी में होती हैं। लिखिए इनमें से कौन सी तब्दीलियां एक्सोथर्मिक है और कौन सी एंडोथर्मिक है। कहते हैं इनमें से बताएं कौन सी एक्सोथर्मिक है और एंडोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक क्या होता है बच्चे? एक्सो मीन एग्जिट होना, मतलब बाहर निकलना। थर्म मीन हीट एनर्जी का, तो अगर किसी सिस्टम से हीट एनर्जी बाहर निकल रही है तो वो एक्सोथर्मिक होगा। एंडो मीन एंटर होना, थर्म मीन हीट का, तो अगर किसी सिस्टम में हीट एनर्जी आप देंगे तो वो एंडोथर्मिक होगा, अगर किसी सिस्टम से बाहर निकल रही होगी तो वो एक्सोथर्मिक होगा। तो सबसे पहला फिजिकल चेंज है, कहते हैं हाइड्रेटेड साल्ट का एनहाइड्रेटेड साल्ट में तब्दील होना। हाइड्रेटेड का मतलब होता है जिसमें पानी मौजूद हो। तो पहले साल्ट लें, ऐसा साल्ट जिसमें पानी मौजूद था, आपने उसको एनहाइड्रस में कन्वर्ट करवाना है। एन का मतलब है ना होना, हाइड्रस का मतलब है पानी का। तो आपने ऐसा साल्ट पहले जिसमें पानी मौजूद था उसको एनहाइड्रस साल्ट में कन्वर्ट करवाना है, मतलब उसमें से पानी को निकालना है। तो अगर मैं इसको आपको एक्सपेरिमेंट दिखाऊं तो ये फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई साल्ट है, जैसे कॉपर सल्फेट है जो हाइड्रेटेड साल्ट है, इसमें पानी मौजूद था, आपने इसको हीट एनर्जी दी। इसको हीट एनर्जी दी है तो इसमें से पानी क्या होगा, वो वेपर्स की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। तो ये देखें, आपने इसको गर्म किया, मतलब गर्म करने का मतलब है हीट एनर्जी दी, एंटर करवाई है। तो आपके पास क्या हुआ है, इसमें से ये एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट रह गया, मतलब साल्ट रह गया, और इसमें से पानी जो है वो बुखारात की फॉर्म में बाहर निकल गया। तो आपने हाइड्रेटेड से एनहाइड्रस में चले गए हैं, मतलब इसमें पहले पानी मौजूद था, अब इसमें पानी नहीं है, पानी बुखारात की फॉर्म में बाहर निकल गया। कैसे इसको कन्वर्ट करवाया? आपने इसको बाहर से हीट एनर्जी दी है, एंडोथर्मिक है। तो इसका अगर हम देखें आंसर क्या होगा, इसका एंडोथर्मिक होगा। तो ये यहाँ पे इसका आंसर मेंशन्ड है, ये हमारे पास एंडोथर्मिक प्रोसेस है। नेक्स्ट देखते हैं, कहते हैं कागज का जलना। आपके पास एक कागज का टुकड़ा है, वो जल रहा है, तो आप क्या देखेंगे कि वहां से हीट एनर्जी निकल रही होगी। तो वहां से हीट एनर्जी निकलना क्या है, एग्जिट हो रही है, मतलब वो एक्सोथर्मिक है। तो इसके साथ लिखा जाएगा ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। अगला हमारे पास है, कहते हैं माया नाइट्रोजन का बुखारात में बनना। मतलब आपके पास लिक्विड है, माया है, अगर उसको बुखारात में तब्दील करवाना है तो हमारे पास उसको हीट एनर्जी देनी पड़ेगी। इसकी एक कॉमन सी मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ कि अगर आपके पास मैटर जो है, माया जो है वो हमारे पास, सॉरी मैटर कोई भी चीज़ है, अगर वो सॉलिड में हो हमारे पास, तो उसको हीट एनर्जी देंगे तो वो माया में जाएगी। माया से आपने उसको वेपर्स बनाना और बुखारात बनाना हो तो हीट एनर्जी उसको देनी पड़ेगी। तो जितनी हीट एनर्जी देते जाएंगे वो अपनी शक्ल चेंज करती जाएगी, वो सॉलिड से जाएगी माया में, माया से जाएगी बुखारात में। ठीक है, तो आप उसको हीट एनर्जी देते जाएंगे। या इसका ये देख लेंगे, पहले वो सॉलिड में था, आपने उसका टेम्परेचर बढ़ाया, पहले ठंडा है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वो लिक्विड में चला जाएगा, टेम्परेचर और दोगे तो वो बुखारात में चला जाएगा। तो कहते हैं माया जो लिक्विड थी हमारे पास, आपने उसको बुखारात में कन्वर्ट करवाना था तो हीट एनर्जी उसको दोगे। तो ये भी क्या होगा, एंडोथर्मिक है। कि नाइट्रोजन माया हालत में थी, लिक्विड में थी, आपने उसको बुखारात में कन्वर्ट करवाना था तो आपने उसको क्या दी, हीट एनर्जी दोगे। तो ये भी क्या होगा, एंडोथर्मिक होगा, मतलब उसको दी जाएगी। ड्राई आइस का बुखारात में तब्दील होना, मतलब बर्फ थी, बर्फ को भी आपने वेपर्स बनाना है। तो इसमें भी यही आएगा कि पहले आपके पास सॉलिड थी, बर्फ हालत में थी, आप उसको एनर्जी दोगे, गर्म करवाओगे, उसको हीट एनर्जी कह लें, सराउंडिंग से वो ऑब्जॉर्ब करेगी बर्फ, तो वो बुखारात में तब्दील होगी, तो वो हीट एनर्जी उसकी देनी पड़ेगी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन भी क्या होगा, फिर इसका होगा एंडोथर्मिक है, मतलब सिस्टम हीट एनर्जी ऑब्जॉर्ब करेगा, जज़ब करेगा, उसके अंदर एंटर होगी। अगला हमारे पास है, कहते हैं मेटल्स का अपने अंदर से बिजली गुजारना। बच्चे बिजली कब गुजरती है, जब किसी मेटल्स के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स गुजरते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के गुजरना जो है ना, वो ना तो उसको हीट एनर्जी लेनी पड़ती है ना देनी पड़ती है। तो ये किसी किस्म का ना ये एक्सोथर्मिक है ना ये एंडोथर्मिक है। आगे कहते हैं अमोनियम क्लोराइड का पानी में हल होना। अमोनियम क्लोराइड को जब पानी में हल करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको उसकी शक्ल दिखाऊं तो हमारे पास क्या है, आपने अमोनियम क्लोराइड को पानी में हल किया, ये पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, जब आप इसको पानी में हल करोगे तो ये मैंने कंपाउंड डाल दिया अमोनियम क्लोराइड का। अब इसने अगर रिएक्शन करना है तो क्या होगा, तो आप इसको हीट एनर्जी दोगे तो ये जो कंपाउंड है ये टूटेगा, ये देखिए इसके आयन से लैदा हो गया। अब ये मॉलिक्यूल्स जो पानी के मॉलिक्यूल्स है ना, ये पानी के मॉलिक्यूल्स है बेसिकली, उनके साथ रिएक्शन करेंगे। तो हीट एनर्जी दोगे इस कंपाउंड को तोड़ने के लिए, तब ये रिएक्शन करेगा। तो हम कहते हैं ये भी हमारे पास क्या है, एंडोथर्मिक है। तो अमोनियम क्लोराइड का पानी में हल होना क्या है, ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। आगे कहते हैं हमारे पास बादलों से बारिश का बनना। बादल क्या है, वो बेसिकली बुखारात है, वेपर्स है, उनसे बारिश क्या होती है, वो लिक्विड नहीं होता, माया होती है।
आपने बुखारात से माया हालत में जाना है। तो अब अगर ये देखें कि आप अगर सॉलिड से माया में जा रहे थे तो हीट एनर्जी देनी पड़ी थी, माया से अगर बुखारात में जा रहे थे तो हीट एनर्जी देनी पड़ी थी। लेकिन अगर आप बुखारात से बादलों से वापस माया पे आए, बारिश में आए, पानी में आए, तो एनर्जी वहां से निकलेगी। पहले उसमें एनर्जी देनी पड़ी, अब उसका उल्टा है, अब उससे एनर्जी बाहर निकलती है। तो ये हमारे पास फिर कौन सा रिएक्शन होगा, ये एक्सोथर्मिक होगा। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सोथर्मिक होगा। अगला कहते हैं हमारे पास सोडियम कार्बोनेट का पानी में हल होना। सोडियम कार्बोनेट का पानी में हल होना, अगर मैं इसको इक्वेशन के जरिए आपको दिखाऊं तो यहाँ पे क्या होता है, ये सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला है। इसको पानी में हल करते हैं तो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। मुझे हमें पता है अगर मैंने इनका रिएक्शन करवाना है तो मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी पहले सोडियम कार्बोनेट और पानी के बॉन्ड्स तोड़ने के लिए। और जब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, नया कंपाउंड बनेगा, तो यहाँ से हीट एनर्जी बाहर निकलेगी। अब ये बच्चे जो सोडियम कार्बोनेट में बॉन्ड होते हैं ना, ये कमज़ोर होते हैं बनिस्बतन। जब इसको तोड़ना होता है ना तो आपको कम एनर्जी देनी पड़ती है, लेकिन जब सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है तो ये बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। जब ये बनेगा तो बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलेगी। तो कम एनर्जी वो जज़ब करता है लेकिन एनर्जी बहुत ज़्यादा खारिज करता है। तो ओवरऑल इसमें से ज़्यादा एनर्जी निकल रही होती है। तो हम कहते हैं ये हमारे पास कौन सा होगा, ये एक्सोथर्मिक होगा। तो यहाँ पे एक्सोथर्मिक आ जाएगा। ठीक है, ये एक्सोथर्मिक होता है क्योंकि जो बॉन्ड बन रहा होता है वो ज़्यादा कह लेंगे मजबूत होता है, इसलिए ज़्यादा एनर्जी खारिज होती है। लास्ट पे हमारे पास ये अगर ऑप्शन यहाँ पे ना, यहाँ पे एंडो नहीं आएगा बच्चे, यहाँ पे एक्सो आएगा। ये थोड़ी मिस्टेक है, ये कुछ की बुक्स में प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे एक्सो लिख लीजिएगा। ठीक है, आगे हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, कहते हैं इस बात की वजाहत करें कि हवा में नाइट्रोजन ऑक्सीजन आम हालात में क्यों रिएक्शन नहीं करती, लेकिन आसमानी बिजली की मौजूदगी में ये गैसेज रिएक्शन करके नाइट्रिक ऑक्साइड बनाते हैं। कहते हैं हमारे पास हवा में नाइट्रोजन भी मौजूद है, ऑक्सीजन भी मौजूद है, लेकिन नॉर्मल हालत में तो ये रिएक्शन नहीं करती। लेकिन जैसे ही आसमानी बिजली चमकती है, बारिश में जब आपको देखा होगा कि बिजली चमकती है, कहते हैं तब ये दोनों रिएक्शन करके आपके पास नाइट्रिक ऑक्साइड बना देती है। ऐसा क्यों होता है? कहते हैं हमारे पास क्या है, अगर इसको रिएक्शन की फॉर्म में दिखाया जाए, नाइट्रोजन गैस मिलेगी ऑक्सीजन गैस के साथ, तो आपके पास नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगी। कहते हैं इनको रिएक्शन करवाने के लिए पहले मुझे नाइट्रोजन नाइट्रोजन का आपस का बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, इसी तरह से ऑक्सीजन का बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। तो उनको तोड़ने के लिए एनर्जी देंगे तो ये बॉन्ड टूटेगा, तो प्रोडक्ट बनेगा ना। तो कहते हैं नॉर्मल हालत में तो इतनी एनर्जी होती नहीं है कि इनके बॉन्ड मैं तोड़ सकूं, ये तोड़ के हाँ ये एनर्जी जैसा बॉन्ड्स को तोड़ सके, इसलिए नॉर्मल हालत में रिएक्शन नहीं होता। लेकिन जब बिजली चमकती है, लाइटनिंग होती है, तो वहां से ये एनर्जी लेते हैं, अपने बॉन्ड तोड़ते हैं, तो हमें प्रोडक्ट दे देते हैं। तो यहाँ पे यही कह रहे हैं नाइट्रोजन जो गैस होती है वहां में नॉन रिएक्टिव होती है। नॉन रिएक्टिव का मतलब है ये रिएक्ट नहीं करती, ये प्रोडक्ट नहीं देती, किसी के साथ रिएक्शन नहीं करती। क्यों कहते हैं नाइट्रोजन गैस की नॉन रिएक्टिविटी की वजह क्या होती है कि नाइट्रोजन के दो एटम्स के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होता है। अब ये अपने बॉन्ड तोड़ेगी तो किसी के साथ रिएक्शन करेगी, और ये बॉन्ड तोड़ने के लिए इसको एनर्जी कितनी चाहिए, 958.38 चाहिए। मतलब इतनी ज़्यादा इसको एनर्जी मिलेगी तो ये अपने बॉन्ड तोड़ेगी तो किसी के साथ रिएक्शन करेगी। तो नॉर्मल हालत में तो इतनी एनर्जी मौजूद ही नहीं होती है, तो इसलिए हम कहते हैं ये नॉन रिएक्टिव होती है। कहते हैं अगर यही रिएक्शन नहीं करेगी तो ऑक्सीजन के साथ ये कैसे रिएक्शन करेगी, ऑक्सीजन भी रिएक्शन नहीं देता। ऑक्सीजन में भी बच्चे डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, और इस डबल बॉन्ड को भी तोड़ने के लिए आपको एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। एनर्जी दोगे तो ये बॉन्ड टूटेगा, ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, तब ये रिएक्शन देगी, वरना देगी नहीं। तो कहते हैं नॉर्मल हालत में इनको एनर्जी इतनी मिलती नहीं है। नाइट्रोजन सिर्फ इंतहाई सख्त हालत में ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है जब उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी दी जाती है, मतलब जब लाइटनिंग होती है, बिजली चमकती है। जब बिजली चमकती है तो वहाँ से एनर्जी वो जज़ब कर लेती है, उसको एनर्जी को बॉन्ड तोड़ने के लिए इस्तेमाल करती है, एक्टिवेशन एनर्जी फ्राहम करती है। मतलब बॉन्ड तोड़ने, एक्टिवेशन एनर्जी होती है वो एनर्जी जो बॉन्ड तोड़ने के लिए इस्तेमाल होती है। तो उसके बाद वो अपने बॉन्ड तोड़ती है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके नाइट्रिक ऑक्साइड बना देती है। लेकिन जैसे बिजली चमकना बंद हो जाती है, बिजली बंद हो जाती है, तो हमारे पास जो एनर्जी है वो नहीं मिल रही होती है उसको बॉन्ड तोड़ने के लिए मजीद, तो रिएक्शन वहीं पे रुक जाता है। ठीक है, क्योंकि उसको एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होती है। अगर एक्टिवेशन एनर्जी या बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी नहीं मिलेगी तो रिएक्शन नहीं होगा। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, कहते हैं कुदरती गैस या सुई गैस हवा में मौजूद ऑक्सीजन से कोई रिएक्शन नहीं करती जब तक इसे दिया स्लाई ना दिखाई जाए। जब दिया स्लाई दिखाई जाती है तो रिएक्शन फौरी शुरू हो जाता है, इस वक्त तक जारी रहता है जब तक रिएक्टेंट्स में से कोई एक चीज़ खत्म नहीं हो जाती। कहते हैं कुदरती गैस या सुई गैस, आप लोगों के घरों में, बावर्ची खाने में, किचन में जब आप चूल्हा जलाते हो तो बेसिकली वहां पे आप उसको गैस दे रहे होते हो, कुदरती गैस दे रहे होते हो, उसको मीथेन गैस भी बोलते हैं। ठीक है,
कहते हैं जब आप उसको चूल्हा ऑन करते हो, हवा में ऑक्सीजन मौजूद होती है, तो आप देखते हो आपके पास कोई बर्निंग का प्रोसेस नहीं होता, कोई रिएक्शन नहीं होता। लेकिन जैसे ही आप माचिस जलाते हो तो आपने देखा होगा चूल्हा जलना शुरू हो जाता है। आपने चूल्हा गैस ऑन की, हवा में तो ऑक्सीजन मौजूद थी, लेकिन मौजूद होने के बावजूद चूल्हे में मतलब आग हमें जलती हुई नहीं मिलती। आग कब जलती है? जब आप माचिस जलाते हो। कहते हैं ऐसा क्यों है? कहते हैं इसकी वजह यह है कि जो कुदरती गैस होती है वो बेसिकली मीथेन गैस होती है, जिसमें एक कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया होता है। अब अगर कुदरती गैस में ऑक्सीजन के साथ जलना है तो इसको अपने बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे। अब बॉन्ड तोड़ने के लिए उसको एनर्जी कहाँ से मिलेगी? वो बेसिकली जो माचिस जला रहे होते हो, माचिस की तीली जला रहे होते हो, वो एनर्जी दे रहे होते हो इसको बॉन्ड तोड़ने के लिए, और वो बॉन्ड तोड़ेगी तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर जाएगी। तो यहाँ पे यही कह रहे होते हैं कि दरमियान रिएक्शन तब तक नहीं होता जब तक आप उसको एनर्जी नहीं देते, क्योंकि उसको एनर्जी चाहिए रिएक्शन करने के लिए। जब माचिस जलाते हो तो बेसिकली आप उसको एनर्जी दे रहे होते हो, वो एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड कर रहे होते हो। तो वो एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड करोगे तो वो रिएक्शन शुरू हो जाएगा, और जब तक आप चूल्हा बंद नहीं करोगे वो तब तक चूल्हा जलता रहेगा, वो रिएक्शन चलता रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कहते हैं, आपने देखने तफसीली सवालात बच्चे, जब मैंने आपको टॉपिक्स करवाए थे तब मैंने इसके साथ साथ आंसर भी करवाए थे, लेकिन आप इसको ओवरऑल एक दफ़ा दोबारा से देख लेते हैं। कहते हैं दिए गए डाटा में से दर्जा रिएक्शन की इंथाल्पी आपको गिवन है, आपने टोटल इंथाल्पी चेंज मालूम करनी है। कि आपके पास एक रिएक्शन था जिसमें नाइट्रोजन ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से ये दोनों रिएक्शन करेंगे तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनाएंगे। अब जी नाइट्रोजन नाइट्रोजन के दरमियान बॉन्ड है, उसको तोड़ने के लिए कह रहे हैं आप एनर्जी इतनी चाहिए। ठीक है, इस एनर्जी के साथ कोई साइन नहीं है, मतलब ये प्लस है, इसका मतलब ये एनर्जी वो जज़ब कर रहा है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड तोड़ने के लिए उसको इतनी एनर्जी चाहिए, तो ये ओवरऑल वो एनर्जी है वो जो वो जज़ब करेगी। ठीक है, रिएक्टेंट्स जो वो जज़ब करेंगे अपने बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए। जब ये दोनों अपने बॉन्ड तोड़ लेंगे तो ये बॉन्ड बनाएंगे नाइट्रोजन ऑक्सीजन के दरमियान, तो एक नाइट्रोजन ऑक्सीजन के दरमियान जब बॉन्ड टूटेगा तो इतनी एनर्जी खारिज होगी। लेकिन यहाँ पे तो दो बॉन्ड बन रहे हैं तो इसका 2 टाइम खारिज होगी। अगर इसमें से ओवरऑल दोनों का डिफरेंस ले लूँ तो आपके पास इंथाल्पी चेंज आ जाता है। तो इसको अगर प्रॉपर देखें तो यहाँ पे यही बता रहा है कि आपके पास ओवरऑल एनर्जी जज़ब कितनी हो रही है, इसकी एनर्जी जो वो बॉन्ड तोड़ने के लिए जज़ब करेगा प्लस इसकी एनर्जी वो जज़ब करेगा, टोटल एनर्जी इतनी जज़ब हो रही है। एक बॉन्ड बन रहा था तो इतनी एनर्जी खारिज हो रही थी, 2 बॉन्ड बन रहे हैं तो उसका 2 टाइम ले लें तो ये आ जाएगा 1252। दोनों का डिफरेंस ले लें तो आपके पास ओवरऑल इतनी एनर्जी वो ज़्यादा जज़ब करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं हीट और इंथाल्पी की वजाहत करें। ये मैंने आपको जब टॉपिक करवाया था उसमें इंडिकेट भी करवाया था। अगर मैं आपको इसका मार्क करवाऊँ आंसर टॉपिक के अंदर से ही, ये देखें पेज नंबर 70 के ऊपर, ये आपके पास पेज नंबर 70 है। इसका फर्स्ट पैसेज है हीट और इंथाल्पी में क्या फ़र्क है। तो इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक होगा। हीट बेसिकली एनर्जी की वो फॉर्म है जो एक गर्म जिस्म से ठंडे जिस्म की तरफ अब बहती है। मतलब ठंडे जिस्म गर्म जिस्म हो तो उससे हीट एनर्जी जो है वो एनर्जी निकल रही होती है, तो वो जो एनर्जी फ्लो कर रही होती है, बह रही होती है, बाहर निकल रही होती है, उसको हीट कहते हैं। ठीक है, और ये डिपेंड कर रही होती है जिस्म के दर्जा हरारत के ऊपर। इसको मालूम किस में करते हैं? जॉल्स में करते हैं। इसके अलावा कह लें कि ये किसी चीज़ का लाजमी जुज़ नहीं है। अगर हम लोग बात करें इंथाल्पी की तो वो हमने कहा था टोटल किसी सिस्टम की हीट एनर्जी जो होती है उसको इंथाल्पी कहते हैं। ठीक है, इसका जिस्म के टेम्परेचर से कोई फ़र्क नहीं होता, टोटल हीट एनर्जी होगी। ये किसके ऊपर डिपेंड कर रही होती है? जिस्म के जो आपने चीज़ ली है, जो भी मटेरियल लिया है, उसमें मॉलिक्यूल्स कितने हैं, मॉलिक्यूल्स बड़े किस तरह से हुए हैं, इनका तरतीब क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, वो सारी चीज़ों के ऊपर। तो ये लाजमी जुज़ होती है इंथाल्पी। हीट इंथाल्पी का हीट किसी सिस्टम का लाजमी जुज़ नहीं होती, ये डिपेंड करती है अगर कोई जिस्म गर्म होगा तो इससे एनर्जी फ्लो करेगी, वरना फ्लो नहीं करेगी। ठीक है, आगे ये मजीद बचे टॉपिक, अगर इसका आंसर इस टॉपिक को लाजमी गो थ्रू कर लीजिएगा तो डिटेल वहाँ से भी मिल जाएगी आपको। ठीक है, जो मैंने लेक्चर दिया था उसके ऊपर। अच्छा, इस आंसर को ना आप इस तरह से एज इट इज़ ये पैसेज भी लिख सकते हैं, लेकिन इस पैसेज को पॉइंट्स की फॉर्म में भी बना के लिख सकते हैं। तो ये पॉइंट्स के फॉर्म में बना के लिखा हुआ। ठीक है, पॉइंट्स की फॉर्म में बना के लिखते हैं ना तो वो थोड़ा ज़्यादा अप्रोप्रिएट, ज़्यादा अच्छा लगता है दिखने में। वो यहाँ पे हीट वही कह रहे हैं कि एनर्जी की वो मिकदार है जो एक गर्म जिस्म से ठंडे जिस्म की तरफ बहती है, और इसका ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रही होती है? जिस्म के दर्जा हरारत के, उसके गर्म होने पर। इंथाल्पी जो होती है वो किसी जिस्म में टोटल हीट की मिकदार होती है, और इसका किसके ऊपर इन्हिसार होता है? ये इसका इन्हिसार होता है कि जो जिस्म है, इस सिस्टम है, वो कितने मॉलिक्यूल से मिलकर बने हैं, वो मॉलिक्यूल्स आपस में पड़े किस तरह से हैं, तरतीब क्या है, उनकी तरकीब क्या है। ठीक है, इसके अलावा जो हीट है इसको जॉल्स में मालूम किया जाता है। ठीक है, और जो इंथाल्पी है इसको किलो जॉल पर मोल में मालूम किया जाता है।
हीट किसी किसी सिस्टम का लाजमी जुज नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ अगर किसी जिस्म का गर्म होगा तब उसमें से फ्लो करेगी, वरना नहीं। ठीक है। और जो हीट्स कह लें इंथाल्पी है वो लाजमी जुज है, और ये हमारे पास कब हमारे पास अगर किसी सिस्टम में हीट अंदर जा रही होगी तो उसकी इंथाल्पी बढ़ जाएगी, अगर बाहर जा रही होगी तो कम हो जाएगी। ठीक है। तो सिस्टम में जब हीट बाहर या अंदर आती जाती है तो इंथाल्पी बदल जाती है, तब्दील हो जाती है। तो इसको पॉइंट्स के फॉर्म में बना के लिखेंगे तो ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं बॉन्ड्स का बनना हमेशा एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्यों होता है? क्योंकि बॉन्ड्स जब बनते हैं तो वहां से हीट एनर्जी बाहर निकल रही होती है, इसलिए इसको एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। ये जब मैंने आपको टॉपिक करवाया था उसमें मैंने इसका आंसर भी इंडिकेट करवाया था। तो ओवरऑल इसका वैसे यहाँ से ही देख लेते हैं कि हमारे पास ये क्यों एंडोथर्मिक होता है। बॉन्ड हमेशा जब भी बनता है तो वहां से एनर्जी खारिज होती है, तो इसलिए इसको कहते हैं एक्सोथर्मिक। तो यहाँ पे ये बात करें कि जब भी बॉन्ड बनता है, तश्कील होती है, तश्कील का मतलब होता है बनता है, तो वहाँ पे बेसिकली एनर्जी खारिज हो रही होती है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कहते हैं हमारे जिस्म में लिपिड्स के रोल की वजाहत करें। ये आपको मैंने लास्ट क्वेश्चन जो है इसका टॉपिक था उसका लास्ट पैसेज था बेसिकली, कि आपके पास अगर खाना ज़्यादा खा लेते हैं तो वो लिपिड्स के फॉर्म में हमारे जिस्म में स्टोर हो जाता है, और वो स्टोर कहाँ पे होता है? हमारे जिस्म में एडिपोज सेल्स में हमारे पास जिस्म में स्टोर हो रहा होता है, जिसको बाद में आप एनर्जी कह लें कि ज़रूरियात को पूरा करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये पैसेज आपके पास लास्ट का आंसर है। ठीक है। इसको डिटेल में लेक्चर में देख लीजिएगा। इसके अलावा क्वेश्चन है दैट्स टर्म्स की वजाहत करें, एक्टिवेशन, एनर्जी ट्रांजिशन एंड और एनएरोबिक रिस्पायरेशन। ये भी मैंने आपको जब टॉपिक्स करवाए थे साथ साथ डेफिनेशंस मैंने इनकी करवाई थी, लेकिन स्टिल इसको एक दफ़ा देख लेते हैं। हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी होती है जो किसी भी कह लें कि रिएक्टेंट्स को अपने बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, या फिर इसको कह लें ट्रांजिशन स्टेट में जाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। ठीक है। बॉन्ड को तोड़ने के लिए या ट्रांजिशन स्टेट में जाने के लिए। ट्रांजिशन स्टेट होती क्या है? वो होती है जिसमें दो ऐसे रिएक्टेंट्स जिनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, जब वो टकराते हैं आपस में तो वो एक्साइटेड स्टेट में वापस आ जाते हैं, ट्रांजिशन स्टेट में चले जाते हैं। ट्रांजिशन स्टेट अगर इक्वेशन के जरिए बताई जाए तो वो स्टेट होती है जहाँ पे बॉन्ड बन भी रहे होते हैं रिएक्टेंट्स के दरमियान और ब्रेक भी हो रहे होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे यही है कि जब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते हैं तो वो ट्रांजिशन स्टेट में चले जाते हैं। ट्रांजिशन स्टेट की अगर एग्जैक्ट डेफिनेशन बताए, वो स्टेट होती है जहाँ पे बॉन्ड बन भी रहे होते हैं और टूट भी रहे होते हैं। और एरोबिक हमारे पास आ जाती है कि जिसमें ऑक्सीजन की मौजूदगी में आप सांस लेते हैं। ठीक है। एनएरोबिक वो होती है जिसमें ऑक्सीजन मौजूद नहीं होती। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, कहते हैं हमारे पास तहकीकी सवालात है वैसे पूछे हुए हैं जनरल नॉलेज के लिए। कुछ ग़िज़ाई अज्जा हम पका कर खाते हैं, कुछ हम वैसे ही खा लेते हैं, कच्ची खा लेते हैं, ऐसा क्यों होता है? कहते हैं कुछ जो होती है ना ग़िज़ाई अज्जा, उनको खाने की पका के खाने की ज़रूरत इसलिए होती है क्योंकि उसमें बैक्टीरिया, नुकसानदेह बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आप उनको खा लेंगे, ऐसे ही खा लेंगे, तो क्या होगा? आपको फूड पॉइजनिंग हो जाएगी, डिफरेंट बीमारियां हो जाएंगी, आप उनको महफूज अपने आप को नहीं रख सकते। उसके लिए आप उसको पकाओगे तो उसमें जो बैक्टीरिया और पैरासाइट्स वगैरह होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, मतलब वो मर जाते हैं, और आप उसको आसानी से खा सकते हो। इसके अलावा कुछ चीज़ें होती हैं जिनको आप बगैर पकाए खाते हो, कच्ची खा लेते हो, क्योंकि उसमें हम कहते हैं बैरूनी तय उनका महफूज कैरी होती है, या फिर उनमें बैक्टीरिया की मिकदार कम होती है। ठीक है। जैसे हम लोग कहते हैं दूध को गर्म करके पीना चाहिए, बॉयल करके पीनी चाहिए, कच्ची सब्जियां वैसे ही खानी चाहिए, और जैसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप कच्चा ही खाते हो और कुछ चीज़ों को पका के खाते हो। ठीक है। कहते हैं कुछ खानों को पकाने से इनकी हज़म करने की सलाहियत भी बेहतर हो जाती है। जब आप चीज़ों को पका के खाते हो उनको हज़म करना भी आसान हो जाता है। जैसे गाजर है, मूली है, उनको कच्चा भी खा सकते हो, लेकिन अगर आप उनको पका के सालन के फॉर्म में खा लो तो क्या होता है कि उनको हज़म करना आसान होता है, और ग़िज़ाई अज्जा की दस्तियाबी भी बेहतर होना हो जाती है। कुछ को कच्चा खा लें तो ज़्यादा हमारे पास कह लें कि ग़िज़ाइयत होती है, कुछ को पका के आप खा सकते हो। ठीक है। जबकि कुछ ग़िज़ाएँ बगैर पकाए कुछ ज़रूरी विटामिन और फाइबर्स फ्राहम करती हैं। उससे मैंने आपको एग्जांपल दे दी कि कुछ चीज़ें आप पका के खाते हो क्योंकि उनमें बैक्टीरिया, पैरासाइट्स वगैरह ज़्यादा होते हैं, तो आप उनको मार देते हो जब पकाते हो। लेकिन कुछ को आप वैसे ही खा लेते हो क्योंकि हम कहते हैं या तो उनमें बैक्टीरिया कम होते हैं, या फिर ये होती है कि उनकी बैरूनी तय उनको महफूज कर रही होती है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, कहते हैं आतिशबाजी इतनी खूबसूरत क्यों नजर आती है? इस अमल के दौरान कौन से केमियाई रिएक्शंस हो रहे होते हैं? तो मैंने ये जब टॉपिक करवाया था तब मैंने इसका आंसर भी मार्क करवाया था। बेसिकली वहाँ पे कंबस्टन हो रही होती है। ये पेज नंबर हमारे पास है, आई थिंक सो पेज नंबर 72 है। इसका फर्स्ट पैसेज में ये हमने एक लाइन मैंने आपको इंडिकेट करवाई थी, आतिशबाजी के दौरान कुछ चीज़ें जलाई जा रही होती है जिनसे हरारत, रोशनी और आवाज़ पैदा हो रही होती है।
इसका यही आंसर है। अगर इसको प्रॉपर और इस एक्सेस की बुक से देख लें तो वो यहाँ पे यही होता है, आतिशबाजी में कम्बशन का अमल होता है, मतलब चीज़ों को जलाया जा रहा होता है, जब उनको जलाया जाता है तो वहाँ से हरार रोशनी आवाज़ पैदा होती है। कहते हैं कुछ मुख्तलिफ मेटल साल्ट्स होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब ऑक्सीडाइजिंग का मतलब होता है जिनमें ऑक्सीजन मौजूद होती है, क्योंकि किसी भी चीज़ को जलने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ मिलकर मुख्तलिफ कलर्स पैदा करते हैं। ठीक है, ये इसका आंसर था। ये हमारे पास कह लें कि एक्सरसाइज है चैप्टर 5 की। इनमें से स्टिल कोई पॉइंट पूछना हुआ, कुछ रिमेनिंग हुआ, कोई मिसिंग हुआ तो मेरे से पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में। ओके, अल्लाह हाफिज़।